हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कैशे मेमोरी का डिज़ाइन कैसे होता है, ऑपरेशन क्या होता है, मैपिंग कैसे होती है और प्लेसमेंट कैसे होता है। कैशे मेमोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस का। इसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और स्पेशली कैशे मेमोरी का मैपिंग। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा और जानिएगा कि गलती किस किस तरीके के कंसेप्ट्स इसमें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस व्हाट इज द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कैशे मेमोरी होता है वो क्या है, सीपीयू और मेन मेमोरी जो होता है उसके बीच में होता है। ठीक है, ताकि कोई भी डाटा जो हो वो इजिली रिट्राइव कर सके और वो जल्दी से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो कैशे मेमोरी ये बेसिकली कहा जाता है कि इन दोनों का जो भी, मान लीजिए कि हम लोगों ने जब मेमोरी हायरार्की पढ़ा था तो मेमोरी हायरार्की में हमने देखा था जो रजिस्टर है, रजिस्टर्स में सबसे पहले सीपीयू किस में डाटा ढूंढता है, रजिस्टर में डाटा ढूंढता है। और जब जैसे ही डाटा अगर उसमें मिल जाता है तो वहां से लेकर के अपना काम करता है। बट रजिस्टर में अगर डाटा नहीं मिलता है देन कैशे मेमोरी के पास जाता है। कैशे मेमोरी बहुत छोटा होता है। अगर मैं रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर से बड़ा होगा, बट कैशे मेमोरी मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से छोटा होता है। ठीक है, तो जब गलती अगर मान लीजिए रजिस्टर के पास अगर डाटा नहीं मिला तो वो कैशे मेमोरी के पास आ जाएगा। कैशे मेमोरी में फिर वो डाटा ढूंढेगा। अगर कैशे मेमोरी में डाटा नहीं होता है देन मेन मेमोरी में आता है। एंड देन अगर मेन मेमोरी में नहीं आता है तो सेकेंडरी मेमोरी में मिल ही जाएगा वो डाटा। तो कैशे मेमोरी क्या करता है, वो अगर मान लीजिए कि जो सीपीयू, एक तो ये बताया मैंने कि वो सीपीयू और मेमोरी के मेन मेमोरी के बीच में रहता है। ठीक है, कोई डाटा है, कोई कोई डाटा मेमोरी की इस पार्ट्स में पड़ा है, मतलब मेमोरी के किसी एक ब्लॉक में पड़ा हुआ है, तो मेमोरी से वो अपनी मैपिंग करवाएगा, मैपिंग करवाता है एंड देन सीपीयू को प्रेजेंट करता है ताकि डाटा को प्रोसेस करने में डिले सॉरी डिले ना हो। ये होता है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या है? कैशे मेमोरी इज स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लेयर located between the CPU and main memory. It store frequently access data and instruction to reduce the time it takes for the CPU to access memory. ठीक है, जब सीपीयू अगर डायरेक्टली अगर कह रहा है कि अगर डायरेक्टली अगर मेन मेमोरी से अगर डाटा को कैप्चर करेगा तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले रजिस्टर में देखेगा, फिर कैशे मेमोरी में ढूंढता है, फिर करते मेन मेमोरी में ढूंढता है। तो इसीलिए बीच में कैशे मेमोरी बनाया गया है कि जो कि मेन मेमोरी के डाटा को जो कि रिक्वायर्ड है वो अपने पास ले आता है एंड सीपीयू के पास रिप्रेजेंट कर देता है, ताकि कोई भी डाटा को देरी ना हो प्रोसेस करने में और वो इजिली हमारे पास जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस हो जाए। उसी को कहते हैं कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी में जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पीड के मामले में, अगर स्पीड की बात बोलूं सबसे फास्टेस्ट अगर बोला जाता है तो रजिस्टर होता है, देन हमारा हमारा क्या होता है, कैशे मेमोरी होता है, देन हमारा मेन मेमोरी होता है एंड देन सबसे स्लोवेस्ट हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, अगर वही साइज की बात करूं तो सेम, अगर हमारा सबसे साइज में क्या है कि रजिस्टर सबसे छोटा होगा, ठीक है, उससे बड़ा फिर हमारा कैशे होगा, उससे बड़ा हमारा मेन मेमोरी होगा एंड देन सबसे बड़ा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। ये आखिर कैशे मेमोरी का यूज क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, जो टाइम लग रहा है किसी को डाटा, कोई भी डाटा को रिट्राइव करने में, किसी भी डाटा को रीड करने में, उस टाइम को रिड्यूस कर रहा है। इसका मेन पर्पस कैश मेमोरी का यही होता है। अब ये हम एक डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें बहुत क्लियर कट में लिखी हुई है कि हमारा प्रोसेसर, जैसे प्रोसेसर में हम लोग, आप लोगों को पता ही है, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, माने तीन तरह के मेन कंपोनेंट होते हैं। रजिस्टर्स, दूसरा एएलयू एंड थर्ड हमारा क्या होता है, हमारा सीयू कंट्रोल, और तीनों को जोड़ने वाला हमारा सिस्टम बस होता है। तो ये रजिस्टर्स रजिस्टर्स इसमें ही एक होता है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स में हम डाटा को, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक, फिर अब क्या है कि रजिस्टर्स के अंदर
अभी जैसे कि कैशे कैशे की बात करूँ तो कैशे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, L1, L2, L3, मीन्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 ऑलरेडी वो किस कहाँ पे होता है, प्रोसेसर के अंदर ही होता है। ठीक है। जब रजिस्टर के पास डाटा नहीं मिलता है, जब जो प्रोसेसर ने बोला कि मेरे को ये डाटा निकाल के दो, तो वो सबसे पहले रजिस्टर के पास ढूंढेगा। अगर रजिस्टर के पास डाटा नहीं मिलता है, तब वो L1 में ढूंढेगा, जो कि कहाँ पे अवेलेबल होता है, वो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। देन अगर नहीं मिलता है, देन हमारा कैशे मेमोरी का L2 लेवल पे जाता है। L2 लेवल पे जाएगा और L2 लेवल पे फाइंड आउट करेगा। देन इफ वी विल नॉट फाइंड इन L2 लेवल, देन L3 लेवल, जो कि हमारा मेमोरी और कैशे के बीच में होता है। मेमोरी और कैशे के बीच में जो L3 लेवल होता है, वहां से फिर फाइंड आउट करके उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये होता है हमारा लेवल। अब जैसे कि मेन मेमोरी से जब हम कोई भी डाटा को लाते हैं कैशे मेमोरी में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैशे मैपिंग कहेंगे। ठीक है। और वही अगर हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस से अब मेन मेमोरी में हम डाटा को लाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कहेंगे। ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। वैसे हमारे सिलेबस में वर्चुअल मेमोरी मैपिंग नहीं है, बट हम लोग वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी इस वीडियो में हम कैशे मैपिंग के आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम मेन मेमोरी से कोई भी डाटा हम कैशे में लाते हैं, और कैसे वो रीड करता है कि कहाँ पे वो किस ब्लॉक में वो डाटा है और किस लाइन में है, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, कैशे मैपिंग कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हम इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लेवल्स के बारे में बता दिया यहाँ पे, अब हम इसको थोड़े डिस्क्रिप्टिव मैनर्स में बात कर लेते हैं। अगर लेवल 1 कैशे कहाँ पे होता है, वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होगा, याद रखिएगा। वो सीपीयू के अंदर ही होगा। सीपीयू के अंदर एक पार्ट्स में एक जगह होगा, वो कलते सीपीयू के पास पड़ा होगा। दूसरा है, ये आउटसाइड होता है। ठीक है। आउटसाइड का होता है जो कैशे, स्पेशली जो हम कैशे बोलते हैं, वो L2 ही लेवल होता है। ठीक है। L2 ही लेवल को हम सीपीयू बोलते हैं। एंड L3 लेवल क्या होता है, जो मेन मेमोरी एंड जो कैशे मेमोरी के बीच में जो करते कम्युनिकेशंस का पार्ट करता है, जो कि डाटा को इधर से उधर करने का पार्ट करता है, उसी को हम L3 कैशे मेमोरी कहते हैं। स्पीड की बात करूं अगर L1 की, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता है कि जब जो चीजें हमारे, जो सबसे पहले सीपीयू जो है हमारा सबसे फास्टेस्ट रहता है, हमारा जो सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट होता है। तो उसी कंपोनेंट में अगर कोई भी चीज रखी गई है, कोई भी गलती हमारे चिप्स इन बिल्ट माने उसमें बिल्ट किया गया है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें फास्टेस्ट होंगी। तो यही है कि L1 अगर गलती सीपीयू के अंदर है, तो वो डेफिनेटली सी बात फास्टेस्ट होगी। ठीक है। देन आफ्टर फास्टेस्ट L2 क्या होता है, हाँ, L1 आपका फास्टेस्ट हो गया। L2 क्या है, स्लोअर होगा L1 से, क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ सीपीयू है। एंड देन अगर मैं L3 की बात करूं, तो वो दोनों से स्लोअर होगा। दोनों से मतलब L1 से भी स्लोअर होगा और L2 से भी स्लोअर होगा। साइज की बात करूं, तो आप कहीं कई बुकों में दिखेंगे कि 8 KB से लेके 64 KB तक लिखा होगा। कई कई जगह आप देखेंगे 64 KB तक लिखा होगा। ठीक है। बट ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो साइज क्या है, L1 का क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। उसका जो साइज होता है 16 KB से लेके 128 KB तक होता है। ठीक है। L2 का अगर साइज की बात करूँ, तो ये मोर देन मतलब लार्जर देन L1 कैसे होता है, लार्जर देन मतलब 128 KB से 1 MB के बीच में होता है। और L3 की बात करूँ, तो ये लार्जेस्ट होता है 1 MB से लेके 32 MB, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अब हम एक्सेस टाइम की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है, जैसे बार बार कह रहा हूँ कि ये सीपीयू के अंदर ही L1 है, तो जरूर सी बात है, जब रीड करने की बात होगी तो ये फटाफट इसको रीड करेगा। तो इसमें रीड करने का समय लोवेस्ट लेटेंसी होता है। ठीक है। जल्दी रीड कर लेगा डाटा को, जल्दी हमें एक्सेस कर देगा, एक्सेस हम उस डाटा को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत लोवेस्ट लेवल्स में मतलब बहुत फास्टेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिक कम समय लगेगा और कम समय में हम लोग को वो प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। अगर मैं L2 की बात करूं, तो थोड़ा सा मॉडरेट होता है L1 से। L1 से मतलब थोड़ा सा डिले करेगा, बट वो मॉडरेट होता है। एंड L3 में टाइम टेकन होगा। ठीक है।
एल L1 क्या करता है, L1 की अगर हम पर्पस की बात करें तो वो क्या करता है, स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा को। वो स्टोर क्या करेगा, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया हुआ डाटा इंस्ट्रक्शन है उस डाटा को करते वो स्टोर करता है। L2 क्या करेगा, ये एक तरह का ब्रिज होता है L1 और L3 बिटवीन का। मतलब मैंने आप लोगों को बताया ही, L1 कहाँ पे हो गया, सीपीयू के भी हो गया, कैशे को L2 बोल दिया, और L3 क्या हो गया, अगर ये बिटवीन दे तो इन तीनों का, इन दोनों के बीच में क्या है, ये L2 आता है। ठीक है। और L3 का पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड द लार्ज पोल ऑफ द शेयर मेमोरी। वो करते प्रोवाइड करता है जो भी शेयर करना है, मतलब मेन मेमोरी को हेल्प कर द मेन मेमोरी से डाटा को रिट्राइव करने में हेल्प करता है। इट मीन्स क्या है कि लार्ज मेमोरी हमारे पास, मेन मेमोरी लार्ज मेमोरी हो गई उसके अंदर, उससे हम लोगों को हेल्प करता है कि वहां से डाटा उठा करके हमें प्रोवाइड करने का। ठीक है। अगर हम एसोसिएटिव की बात करें L1 कैशे की, तो हाई एसोसिएटिव ऑफ फास्टर लुकअप्स है। ठीक है। ये मॉडरेट होता है एंड देन ये लोअर एसोसिएटिव होता है कंपेयर टू L1 और L2। एक्सपेंसिव, अगर हम इसके कॉस्टली की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम्स होता है उसका इनपुट आउटपुट सबसे सस्ता होगा। फिर आपका करते आपका मेमोरी होता है, मन थोड़े से है। और सीपीयू के कारण ही, अगर सीपीयू सबसे महंगा होता है और सीपीयू के सारे कंपोनेंट महंगे होंगे, तो सीपीयू के अंदर जो भी चीज लगी होगी वो महंगे होंगे, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है पर यूनिट साइज। ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होगा और ये लीस्ट, ये कम दामों वाला होगा। ठीक है। पावर कंजप्शन की बात करूं, डेफिनेटली सी बात है, सारा लोड सीपीयू पे होता है तो वो हायर कंजप्शन लेगा। ठीक है। ये मॉडरेट लेगा एंड देन ये लोअर लेगा। अगर मैं प्राइवेट टू ईच सीपीयू को, मतलब क्या है कि इसमें शेयर ऑन प्राइवेटली, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ का जो चीजें हैं उसको हम शेयर नहीं कर सकते, बड़ी इजिली वे में नहीं कर सकते। ठीक है। हमें इसको करते बहुत मतलब सिक्योर रहता है ये चीजें। ठीक है। ये थोड़ा सा अनसिक्योर्ड रहता है एंड देन इसके जो डाटा को हम बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर। ठीक है। अगर डिजाइन की बात करूं तो ये फोकस है, फोकस क्या करता है, स्पीड पे, क्योंकि ये जो भी सीपीयू के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो हर हर चीजें में क्या है, फोकस करेगा सबसे पहले स्पीड की विद एक्यूरेसी के साथ। ये बैलेंस बना के रखता है स्पीड एंड साइज को। और इस ये बेसिकली क्या फोकस करता है, कैपेसिटी को। तो ये लेवल ऑफ कैशे मेमोरी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आपके क्वेश्चंस में ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि L1 L2 एंड L3 में क्या डिफरेंसेस है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम कैशे मेमोरी के ऑपरेशंस की बात। अब कैशे मेमोरी का ऑपरेशन कैसे होता है, अगर मान लीजिए कैशे मेमोरी का कोई ऑपरेशंस, मतलब कि कैशे मेमोरी वर्क कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा। तो देखिए कि मान लीजिए कि किसी सीपीयू ने क्या किया, एक डाटा को फाइंड आउट करने के लिए बोला कि ये डाटा को लेके आओ। ठीक है। डाटा, और जब डाटा के पास गया, ये स्टार्ट हुआ मतलब डाटा फाइंड आउट करने के लिए, तो ये सबसे पहले उसका रिसीव एड्रेस, सीपीयू उसका एड्रेस पहले तो रिसीव करेगा कि उसका एड्रेस क्या है। सीपीयू माने सीपीयू से लेगा वो एड्रेस कि कहते किस एड्रेस का डाटा को आपको लाके देना है। ठीक है। देन वो आगे क्या है कि कैशे में पहले वो रजिस्टर्स के पास भेजेगा, पहले वो रजिस्टर्स में देखेगा। ठीक है। जो भी एड्रेस आया है, एड्रेस आया है, MAR जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो वो पहले उस डाटा का वो देखेगा कि एड्रेस क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, सीपीयू से मिलेगा। सीपीयू वो एड्रेस देगा, रजिस्टर्स में फाइंड आउट करेगा। रजिस्टर में अगर फाइंड आउट नहीं होता है वो डाटा, देन वो क्या करेगा, आगे भेज देगा किसके पास, कैशे, आगे भेज देगा L1 लेवल में, L1 लेवल में जो कैशे का पार्ट है। L1 लेवल में है, देखिएगा। अगर L1 लेवल में अगर मिल जाता है डाटा, देन उसको फीच करके रीड कर देगा। इफ सपोज L1 में नहीं मिलता है, अगर L1 में डाटा को नहीं मिलता है, देन वो क्या करेगा, वो पहले तो L2 में देखेगा, L2 में है डाटा तो ठीक है। अगर L2 में मिल जाता है, देन L1 को ट्रांसफर कर देगा, या डायरेक्टली करते सीपीयू को ट्रांसफर करके उसको प्रोसेस करवा देगा। बट L1 में भी नहीं मिला, L2 में भी नहीं मिला, देन वो फाइनली किस में फाइंड आउट करेगा, एक्सेस मेमोरी में, जो कि आपका मेन मेमोरी में फाइंड आउट करेगा।
वो देखेगा कि किस ब्लॉक में डाटा पड़ा हुआ है, किस ब्लॉक में डाटा पड़ा हुआ है। जहां पे वो डाटा वो पड़ा होगा, वहां उस ब्लॉक को उठाएगा, अपने लाइन लाइन लेवल पे लेके आएगा। लाइन लेवल पे उसके एड्रेस को फाइंड आउट, सारी चीजें फाइंड आउट कहाँ से, एक बार जो एड्रेस मिल गया वो एक्सेस करेगा, पहले एक्सेस करेगा, देन पूरे सारा डाटा को देख लेगा, रिट्राइव कर लेगा, देन उसको एलोकेट कर देगा, किसको, कैशे मेमोरी को मेन मेमोरी एलोकेट कर देगा, एंड देन उसको लोड करेगा मेन मेमोरी, माने मेन मेमोरी से जो भी डाटा आया उसको लोड करेगा कैशे मेमोरी, एंड देन उसको रिवर्ट कर देगा किसके पास, डिलीवर कर देगा सीपीयू को, कि ये जो आपने एड्रेस दिया था मुझे, वो ये आपका डाटा हुआ, जिस एड्रेस जो आपने एड्रेस दिया ये डाटा उसका अवेलेबल आपके पास रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से कैशे मेमोरी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसकी प्लेसमेंट ऑफ कैशे मेमोरी कैसे होती है, मैंने प्लेस कैसे कहाँ पे होता है और कैसे वर्किंग कंडीशंस होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है और मैग्नेटिक टेप, जिसको हम लोग आजकल के समय में एसडीडी बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोल सकते हैं, एसएसडी बोल सकते हैं। ये एसएसडी तो अभी एडवांस लेवल का आ गया है। ठीक है, एसडीडी बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। तो ये क्या है, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स टाइप के हो गए। ठीक है, मैग्नेटिक टेप आप देखोगे पहले एक कैसेट्स आते थे। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक छोटा सा लाइनिंग, मतलब रील चलता था, रील ऐसे ऐसे घूमता था। तब वो रील एक तरफा माने ब्लैक कार्बन होता था और दूसरी तरफा कहते वाइट प्लेन सरफेस होता था। वो रीड करता था, मतलब वो ब्लैक कार्बन में वो रीड करता था, पूरे डाटा को रीड कर देता था, और जब तक वो घूमता रहेगा तब तक वो रन करता जाता था। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक टेप होता था। मैग्नेटिक डिस्क आप लोगों ने देखा ही होगा, हार्ड डिस्क कैसा होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क देखा ही होगा। तो ये होते थे। तो ये क्या करता है, देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो ये सबसे पहली बात है कि ये जो है, ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट हुआ। लास्ट पार्ट मतलब ये हमें सबसे लास्ट में देखना है कि हमारा डाटा कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या है कि ये बेसिकली क्या है कि जो इनपुट दिया है और आउटपुट दिया है वो चीजें देखेगा। ठीक है, अब रहा हमारा मेन मेमोरी। अब मान लीजिए कि जो सीपीयू है, प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, ये देखिए। जो सीपीयू है, सीपीयू और इन दोनों मेन मेमोरी के बीच में ये कैशे मेमोरी आ गया। ठीक है, कैशे मेमोरी आ गया। अभी मेरे को सीपीयू से कहते डाटा ले, सीपीयू ने डाटा लेना है। तो डाटा लेने के लिए वो अपने लेवल्स के हिसाब से, वो कभी भी ये बोलेंगे कि डायरेक्ट वो कनेक्ट नहीं हो सकता मेन मेमोरी के साथ या सेकेंडरी मेमोरी के साथ। उसको एक लेवल के हिसाब से चलना है पड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो सीपीयू ने डाटा को पहले इस कैशे मेमोरी के पास भेज देगा, मतलब देखने, ये देखा कि मेरे को ये डाटा चाहिए, मिला तो मैंने जो रजिस्टर्स और एल1 में मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वो किसके पास भेज देगा, कैशे मेमोरी के पास भेजेगा। कैशे मेमोरी क्या करेगा, मेन मेमोरी के पास भेजेगा। मेन मेमोरी के पास अगर डाटा मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो वो कहते आगे आगे प्रोसेस करेगा। जो प्रोसेस माने जो इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर है वो देखिए, उसके प्रोसेसर पे भेज देगा, दिखेगा कि किस कहाँ पे किस सेकेंडरी डिवाइसेस में वो पड़ा हुआ है, किस डिवाइसेस में पड़ा हुआ है, या वहां से वो रिट्राइव करेगा। रिट्राइव करके डायरेक्टली आपके आईओ में डाल देगा, आईओ आईओ को मतलब इन्फॉर्म कर देगा, देन मेन मेमोरी के पास डाटा आएगा, देन मेन मेमोरी क्या करेगा, उसको डायरेक्टली ये रिट्राइव कर देगा, मतलब डायरेक्टली सीपीयू के पास भेज देगा। ठीक है, सीपीयू के पास भेज देगा। बट जब फाइंड आउट करने की बारी होगी, फाइंड आउट करने की बारी होगी, तो ये लेवल चलेगा। फाइंड आउट करने की बारी होगी तो इस तरह की चलेगी प्रोसेस। ठीक है, बट अगर जब फाइंड हो गया है हमारा डाटा, तो ये मैग्नेटिक डिस्क से लेके, मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक डिस्क से फाइंड आउट हो गया है, तो इस लेवल से चलेगा, मेन मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, तो मेन मेमोरी के बाद डाटा मिला तो डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गया सीपीयू। और सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि मेन मेमोरी ही है जो कनेक्ट रहता है हमारे सीपीयू के साथ कंटिन्यूसली। ठीक है, तो मेन मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे सिस्टम्स का। तो कैशे मेमोरी का प्लेसमेंट इस तरीके से किया जाता है कि जब व्हेन वी रिक्वायर्ड टू बी फाइंड एनी डाटा, देन the CPU given the CPU given the instructions to the registers and find the data, means find the data from register first, and after that the if
they don't means if not found it, then send the address to the cache memory, and the cache memory is if in the cache memory the data is there, then directly send to the CPU. Otherwise, then you find to the main memory, and after that main memory it is not there, mean data is not there, then directly find out from the secondary memory, and the secondary memory definitely data will be, then one by one the processor will be processor will be follow, then data will be retrieved. So that it is a placement of the cache memory. Okay, now we discussing about the most important topic of cache mapping technique, most important topic of the cache memory. ठीक है, ये क्या है? कैशे मैपिंग टेक्निक्स। तीन तरह के कैशे मैपिंग टेक्निक्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? डायरेक्ट मैपिंग। फर्स्ट क्या होता है हमारा? डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग क्या है? डायरेक्ट मैपिंग, द कैशे कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मल हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोगों को पता ही है, जब हम लोगों ने मेमोरी का, जब हम लोगों ने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तब हम लोगों ने क्या देखा था? रैम एंड रोम देखा था। करेक्ट, रैम एंड रोम देखा था। रैम में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी देखी थी, और दूसरी हमने स्टैटिक रैम देखी थी, एस रैम जिसको हम लोग, ठीक है, एस रैम बोलते हैं ना। अब जो एस रैम जो है वो तो कैशे मेमोरी हो गया, वो तो बेसिकली कैशे मेमोरी हो। और डायनेमिक रैम क्या है? ये चीज है डायनेमिक रैम, यही इसी में हमारा सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, और रोम में कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है, क्यों रोम को क्यों हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी क्योंकि इसमें सिर्फ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम रीड कर सकते हैं, हम लोग राइट नहीं कर सकते, हम लोग कोई चीजें सॉरी कोई चीजें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम लोग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बट इन दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी कैन राइट, वी कैन मॉडिफाई, वी कैन चेंज इट डिपेंडिंग ऑन द आवर नीड्स। तो ये डी रैम होता है। तो यही कहता है कि जो मेमोरी है, जो डायरेक्ट मैपिंग है। और सबसे पहले कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी, जब हम कैशे एंड मेन मेमोरी का से डाटा को हम लेना करते हैं, माने रिट्राइव करते हैं, तब हम क्या करते हैं? कैशे मैपिंग करते हैं, कैशे मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कैशे मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट में हमने देख लिया। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा? हम जो डाटा किसमें, डी रैम में लाएंगे। ठीक है, किस चीज, किस डाटा को? बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डाटा को, या जो हमने काम किया है, जिस डाटा को हम रिट्राइव करना चाहते हैं, जिस डाटा पे हम काम करना चाहते हैं, जिस डाटा को हम लोग रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, तो वो चीजों को हम लोग कहाँ से लाएंगे? डी रैम में से के थ्रू हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो डायनेमिक मैपिंग, डी रैम बेसिकली किसका पार्ट हुआ? ये बेसिकली पार्ट हुआ किसका? मेन मेमोरी का पार्ट हुआ। डी रैम से लाया जाएगा डाटा को मेन मेमोरी के पार्ट्स। मेन मेमोरी का पार्ट ही होता है डी रैम। ठीक है, याद रखना। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या था? डायरेक्ट मैपिंग, द कैशे consists the normal high speed random access memory. Each location is a cache hold in the data at the specific address in the place at, at the specific address of cache. This address is given by the lower significant bits of the main memory address. This enable of the block to be selected directly from a lower significant bit of the memory address. The remaining higher significant bits of the address are stored in the cache with the data to complete the identification of cache data. ठीक है, हम लोग पढ़े, अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम लोग ने रखा हुआ है कि इनके डिजाइन के हिसाब से हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग में सिंपली है कि जो मेन मेमोरी में ब्लॉक्सेस होते हैं, वो पर ब्लॉक्सेस का क्या होता है, पर जिस ब्लॉक्सेस को डिनोट किया जाता है जिस लाइन से, तो वो उसी लाइन से ही डाटा को लेता है, तो वो डायरेक्ट लिंक्ड होता है, याद रखिएगा। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग बोलेंगे। दूसरा हमारा के वे सेट एसोसिएटिव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट मैपिंग एंड फुली एसोसिएटिव मैपिंग का होता है। फुली एसोसिएटिव मैपिंग का क्या होता है? डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमने डायरेक्ट मैपिंग समझा कि जो हमारा ब्लॉक्स है
जो भी इसमें ब्लॉक्स है, अगर जिस लाइन पे वो कनेक्टेड है, तो उसी में ही वो डाटा को कनेक्ट भेजेगा, ठीक है, और उसी से वो डाटा को रिट्राइव करेगा या रीड और राइट करेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मैपिंग होती है रीड एंड राइट करने की। बट केवे क्या कहता है, केवे कहता है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है? डायरेक्ट मैपिंग का और फुली एसोसिएटिव का। इसमें जो भी डाटा होगा वो सेट्स में होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर मान लीजिए L1 L2 L3 L4 चार लाइन्स है, और यहाँ पे चार लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, तो इसको दो दो के सेट में बांट देगा, ठीक है, दो दो के सेट में बांट देगा। तो जो भी है, मान लीजिए कि एक ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स हैं, तो मान लीजिए कि कहते ये जो भी डाटा को भेजेगा तो वो सेट्स को भेजेगा, एंड देन सेट कम्युनिकेट करेगा L1 और L2 या कहते L3 या L4, मैंने उस पर्टिकुलर सेट्स में जो भी आएंगे उसको भेजेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग एंड फुली एसोसिएटिव मैपिंग। इन दिस द कैसे इज डिवाइडेड इनटू द सेट ऑफ द ब्लॉक, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। द नंबर ऑफ द ब्लॉक इन अ सेट इज नोन ऑफ द एसोसिएटिव और सच सेट साइज। Each set has the stored tags. This tags together with the index completely identify the blocks. Thus, the set is associative mapping allowed to limited number of the blocks with the same index of the different tags. ठीक है, ये होता है के वे सेट्स एसोसिएटिव मैपिंग। अब है फुली एसोसिएटिव मैपिंग। अब देखिए क्या है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो डायरेक्ट मैपिंग हुआ, जैसे मैंने डायरेक्ट मैपिंग हुआ तो उसने बोला है कि कहते ये अगर बी वन ब्लॉक्स में है, मैंने बी वन ब्लॉक्स में डाटा है, चार वर्ड्स होंगे, ठीक है, मीन्स आप कहेंगे जो भी होंगे ब्लॉक्स में आगे उसको डिस्क्राइब करूंगा डायग्राम के थ्रू। तो ये ब्लॉक्स है, तो इसमें से अगर इसको कनेक्टेड हुआ लाइन वन में कनेक्ट हुआ, तो ये लाइन वन के ही डाटा को सेंड करेगा, लाइन वन को डाटा को सेंड करेगा, ठीक है। बट ये क्या कहता है, फुली एसोसिएटिव है, कि इसकी मर्जी होगी कि कहीं भी किसी भी लाइन में डाटा को डाल देगा, किसी भी अपने जो लाइन खाली पड़ी होगी उसमें डाटा को डाल देगा, तो वो देखेगा। तो ये होता है फुली एसोसिएटिव मैपिंग। उसको ये नहीं है, उसकी लिमिटेशंस नहीं है कि कहते वो डाटा वो पर्टिकुलर उसी फील्ड में जाए, उसी लाइंस में जाए, वो किसी भी, उसकी मर्जी, वो किसी भी जगह फाइंड आउट कर सके, जो फ्री बैठा है वो उस डाटा को रिट्राइव कर सकता है और रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, ठीक है। तो उसका फुली एसोसिएटिव, उसके पास कोई वो नहीं होगी कि कहते हैं आपको किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना। डायरेक्ट मैपिंग में बात करने का एक ब्लॉक और एक लाइन वो डिसाइडेड होता है, बट इसमें अनडिसाइडेड होता है, जिसकी मर्जी जहां पे बात करते हैं, ठीक है। और के वे में क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, चाहे डायरेक्ट मैपिंग का कॉम्बिनेशन से यूज किया है फुली, या दोनों का मिला करके आप कॉम्बिनेशन से आप यूज कर सकते हैं, बट है कि सेट्स के थ्रू आपसे बात करेगा वो आदमी, ठीक है। तो कैशे मैपिंग टेक्निक्स के तीन टेक्निक्स है। अब आते हैं हम इसके डायग्राम पे। अब देखिए, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी की जो स्पीड है, मेमोरी की स्पीड बोले या कहते मेमोरी की जो यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, तो उसका क्या बोलेंगे, वो हमारा होता है वर्ड, ठीक है, वर्ड रहता है। एसआई यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ वर्ड या बीट्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए कि मैंने इसमें क्या लिया है, मैंने मतलब फोर लाइन्स ली है यहाँ पे, फोर लाइन्स लिए, और मैंने 16 वर्ड का कैशे मेमोरी लिया है, और 128 वर्ड्स का मेन मेमोरी लिया है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये चार वर्ड्स मैंने पर ब्लॉक्स में मैंने क्या किया है, फोर वर्ड्स डाले हैं। तो इट मीन्स अगर 128 को अगर आप डिवाइड करेंगे फोर से, तो कितना होता है, 32। 32 ब्लॉक्स मेरे मतलब रहेंगे, तो 32 ब्लॉक्स है, ये 32 ब्लॉक्स है, मतलब B1 B2 B0 B1 B2 B3, ठीक है, B3 एंड टिल B32, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, L1 एल L0 L1 L2 और L3, मैंने चार लाइन ली, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है के मोड, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें L1 में कौन सा डायरेक्ट मैपिंग किया हुआ, B1, मतलब B0, सिर्फ B0 लिखा है, तो इसका B1 का डाटा कभी भी नहीं आ सकता है इस जगह। B0 का जितना डाटा होगा, अगर मेरे को कोई, जब मेरे को फाइंड आउट करना होगा कोई डाटा को या रीड करना होगा, तो मुझे क्या है कि ये L0 का डाटा, L0 में जो इस लाइन पे जो डाटा आना है या डालना है, तो मैं कहाँ से डालूंगा, ये सिर्फ B0 का करते डाटा को ही रीड करेगा,
इसी में ही काम होगा। तो इसी को बोलेंगे डायरेक्ट मैपिंग। एक पर्टिकुलर लाइन को एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स को डिनोट कर दिया जाता है। मान सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी जैसे कि यहाँ पे B32 तक है, मेरे पास चार है, ये टोटल चार है ना। चार लाइन से मान लीजिए, तो चार लाइन से 32 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 8, मतलब अगर सॉरी, हाँ 32 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 आया। तो हाँ 8 8, तो यहाँ पे हो सकता है B0 से लेके B7 तक का डाटा यहाँ पे स्टोर हो, फिर B7 से लेके B8 से लेके B15 तक का डाटा यहाँ। तो इस तरीके से चीजें लाइन पे डिपेंड रहेंगे, कितनी लाइंस हैं और ब्लॉक्स कितने हैं, तो उसके हिसाब से कनेक्टिविटी रहती है। इसका एक फॉर्मूला होता है के मोड्स एन। के मोड का मतलब होता है ब्लॉक नंबर, ये आपका ब्लॉक्स है, ये आपका ब्लॉक्स है, ठीक है। एन एन मतलब लाइन नंबर, ये मतलब कहने का मतलब है, अगर मेरा डाटा B0 में है, B0 है तो के मेरा क्या हुआ, जीरो हुआ। लाइन अगर मेरा जीरो है, अगर लाइन मेरा जीरो है तो इसका मोड्स क्या होगा, मोड क्या होगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर वही मैं मान लीजिए कि B1 में डाटा है, अगर मेरे को बोलता है कि जो फोर वाला डाटा निकाल के लाओ, तो B1 फोर, W4 कहाँ है, वर्ड फोर कहाँ है, इस जगह B1 में है। तो B1 किसके लोकेटेड है, ये इसके है। तो यहाँ पे फोर मतलब B1 का डाटा है, मतलब फोर, फोर का एड्रेस लेना है, एंड देन लाइन वन में, तो कितना होगा, लाइन वन मीन्स वन के इसमें आएगा, B1 किस में आएगा, L1 के केस में आएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें देखी बनाई जाती है। डायरेक्ट मैपिंग में डायरेक्ट मैप किया जाता है ब्लॉक्स को और लाइन्स को, ठीक है। तो ये चीज होती है। आप यहाँ पे सिंपली आप एक चीज याद रख लीजिएगा, मैं अब एक बना ही देता हूँ ताकि आप लोगों को, जैसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे। तो सेम इज मीन्स लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री इस हिसाब से कनेक्टेड है। डायरेक्ट मैपिंग है कि उसका डाटा कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक्स में जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है डायरेक्ट। आगे चलते हम फुली एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। फुली एसोसिएटिव मैपिंग का में क्या कहा गया, डायग्राम बिल्कुल सेम है, सेम मैंने लिया है। अब फुली एसोसिएटिव में क्या है, जैसे कि ये B1 नहीं होगा, यहाँ बी बी हाँ B1 बी नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी। मान लीजिए कि कहते हैं मेरे पास ये ब्लॉक्स है, ठीक है। अब मेरे को ये डाटा है, ये खाली बैठा हुआ है, इसमें है नहीं इसका, तो ये अपना डाटा को क्या है, L1 में डाल देगा, L0 में डाल देगा। ये अपने डाटा को L3 में डाल देगा, ये अपने डाटा को L3 में डाल सकता है। तो जो मतलब इन सब की बेसिकली ब्लॉक्स पे डिपेंडेंट रहता है और लाइंस पे डिपेंडेंट रहता है। अगर ब्लॉक्स करते चाहता है कि मैं अपने डाटा को B1 में डालूं तो डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके मतलब जहां पे उसको डालने की, जहां पे उसको करते डाटा डालना है, जिस लाइन पे डालना है डाटा, वो डाल सकता है, इसमें कोई गलती प्रॉब्लम्स नहीं है। इसी को हम फुली एसोसिएटिव मैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम के वे सेट एसोसिएटिव। अब के वे सेट एसोसिएटिव में क्या है, जैसे कि अब सिंपली ये भी, ये हटा देता हूँ, ठीक है। के वे सेट्स में क्या है, कम्बिनेशन होगा, कम्बिनेशन होगा। जैसे कि अभी मैंने फोर सेट्स लिए, तो फोर सेट्स में क्या है, ये दो, फोर मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ द लाइन्स डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, नंबर ऑफ द लाइन्स डिवाइडेड बाय टू। तो या हाँ, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया, टू टू के सेट्स बन गए, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने डिसाइड कर दिया, अब मैं, ये तो मैंने डिसाइड कर दिया, अब मेरा क्या है कि मैं कौन सा मैं यूज करता हूँ। डायरेक्ट मैपिंग यूज करूंगा तो बोलेगा कि कहते ये दोनों वाला है वो सेट्स ए को कनेक्ट होंगे, B2 और B3 जो है वो सेट बी को कनेक्ट होंगे, B4 और B5 है वो सेट ए को कनेक्ट होंगे। तो ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेट बना करके चलते हैं, वो जब हम डायरेक्ट मैपिंग के साथ करेंगे। बट अगर हम फुली एसोसिएटिव में रहेंगे, तो फुली एसोसिएटिव में क्या है, अगर के वे सेट्स एसोसिएटिव रहेगा मगर सेट्स में रहेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे सेट्स के साथ, सारे लोग क्या किसे कम्युनिकेट करेंगे, सेट्स के साथ। और जहां पे सेट्स बैठेगा वो उस लाइन में डाटा डाल देगा और वो डाटा को रिट्राइव और रीड और राइट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है केवे सेट एसोसिएटिव। केवे सेट एसोसिएटिव सिंपली से एक है कि सेट्स के थ्रू डाटा को
कैप्चर करता है, सेट्स के थ्रू डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को देता है। ठीक है, तो ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि कैशे मेमोरी क्या होता है, जो कि सबसे स्मॉल मेमोरी होती है जिसकी स्पीड हाई होती है, और वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीचों बीच होता है। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि ताकि हम हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। जो डाटा वो फाइंड आउट करना चाहता है या जो डाटा हमें रीड करना चाहता है, वो इजिली, जल्दी से जल्दी रिट्राइव हो, मतलब जल्दी से जल्दी रीड हो जाए और आपके पास रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा कि कहते मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी की जब कम्युनिकेशन होता है, हम उसको कैशे मैपिंग कहते हैं। और फिर और सेकंड हमने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी से अगर मेन मेमोरी में कोई डाटा को लाया जाता है या रखा जाता है, उसको हम वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि लेवल्स क्या है हमारे कैशे मेमोरी के, L1, L2, L3। L1 जो हमारा सीपीयू के अंदर होता है, L2 आउटसाइड होता है, जो कि सीपीयू कैशे मेमोरी ही बोलते हैं, एंड L3 जो होता है वो एल कैशे मेमोरी एंड मेन मेमोरी के बीचों बीच होता है। ठीक है, फिर हमने कंपैरिजन देखा, देन हमने ऑपरेशन देखा कि कहते कोई भी डाटा है, पहले सीपीयू से एड्रेस ले लिया, कोई भी सीपीयू ने बोला कि मेरे को इस एड्रेस का डाटा निकाल के दे दो, तो उसने एड्रेस लिया उसका, देखा कि कहते कैश पहले रजिस्टर्स में देखा है कि नहीं है, नहीं है, तो फिर L1 में देखा नहीं है, फिर उसने बोला कि चलो ये अगले पार्ट में जाए, जहां पे L1 में मिल गया तो ठीक है, आगे देख करके फीच करके उसको रन कर दिया, नहीं मिला, L2 में देखा नहीं मिला, देन L3 में देखा, L3 में देखा तो फिर मेन मेमोरी के पास चला गया, मेन मेमोरी के पास गया, मेन मेमोरी में वो डाटा मिला। ठीक है, मेन मेमोरी में डाटा मिला, फट से कैशे ने क्या कहते हैं अपने पास बुला लिया, उस मेन मेमोरी के डाटा को अपने अंदर लोड कर लिया, लोड करने के बाद वो आगे वो डिलीवर कर देता है किसको, सीपीयू को, एंड देन सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। तो ये होता है हमारा कैशे मेमोरी ऑपरेशन। फिर हमने प्लेसमेंट की बात की, तो प्लेसमेंट में हमने देखा कि जब हम किसी डाटा को रीड करना चाहते हैं, जब हम किसी डाटा को रीड करना चाहते हैं तो पहले हमें सीपीयू पे जाना है, सीपीयू कैशे मेमोरी के पास भेजेगा, फिर मेन मेमोरी के पास जाएगा, मेन मेमोरी में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे सेकेंडरी स्टोरेज में देखा जाएगा, अगर नहीं मिला तो अलग बात, सेकेंडरी मेमोरी में मिल ही जाता है। ठीक है, और अगर कोई डाटा है जो कि हमें मिल गया है, मतलब वो मिल गया है, मान लीजिए वो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा है, तो सेकेंडरी मेमोरी फिर उसको डाटा को कैसे भेजेगा, सेकेंडरी मेमोरी फिर उसको मेन मेमोरी के पास भेज देगा, मेन मेमोरी उसको फिर सीपीयू को डायरेक्टली भेज देगा कि आपका डाटा ये मिल गया है, आप इसको आप प्रोसेस कर दीजिए। ठीक है, फिर हमने देखा कैशे मैपिंग तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के टेक्निक्स होते हैं, एक डायरेक्ट मैपिंग होता है, के वे सेट्स एसोसिएटिव मैपिंग होता है, और फुली एसोसिएटिव मैपिंग होता है। डायरेक्ट मैपिंग में हमें एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स को डिनोटेड होता है, ठीक है, कि आपका आपने अपना डाटा सिर्फ यहीं पे डालना है। फुली एसोसिएटिव में क्या है, उसकी मर्जी होती है, कोई किसी भी लाइंस में अपने डाटा को डाल सकता है। ठीक है, बट के सेट्स में क्या है, वो सेट्स के थ्रू जितने लाइंस होंगे उसको डिवाइड कर देंगे टू से, और उसके हिसाब से फिर वो डाटा को रन करेगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, आई हर्ड लव टू hear them. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.